नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। 5 बच्चियों का यौन शोषण, आरोपी प्यारे मियां पर दर्ज हो रही एफआईआर। 13 से 17 साल की बच्चियों का यौन शोषण, एफआईआर की भनक लगने पर आरोपी फरार हुआ। टीआई सुदेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 बच्चियों का यौन शोषण, आरोपी का नाम प्यारे मियां, जिस पर दर्ज हो रही है एफआईआर। 13 से 17 साल की बच्चियों का यौन शोषण का आरोप है। एफआईआर की भनक लगने पर आरोपी फरार हो गया। टीआई सुदेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर, बच्चियों के यौन शोषण का यह पूरा मामला, जिसमें 13 से 17 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है और प्यारे मियां नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की जैसी भनक लगी, आरोपी फरार। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल, सीएम शिवराज की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। वीडी शर्मा भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने मिठाई खिलाकर उनका भाजपा में स्वागत किया है। तो प्रद्युम्न लोधी, जो कि अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के विधायक थे। पहले 24 सीटों पर उपचुनाव होने थे और अब प्रद्युम्न लोधी, जो कि बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने अपना इस्तीफा भी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा और उसके बाद अब 25 सीटें उपचुनाव के लिए हो गई हैं। लेकिन प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से बहुत सारे सवाल, और अभी ये भी कहा है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि अभी और भी लोग हैं, अभी इशारे किए जा रहे हैं कि और भी लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस को लगेगा। अगर प्रद्युम्न लोधी की हम बात करें तो प्रद्युम्न लोधी का अच्छा खासा प्रभुत्व है बड़ा मलहरा में, तकरीबन 6 लाख वोटर्स। तो इससे कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा, यह भी एक बात है। और दूसरा कि लगातार बीजेपी संपर्क साध रही है कांग्रेस के विधायकों से। अनिल कंसाना ने पहले भी कहा था कि अभी और भी लोग आ सकते हैं, आलाकमान अगर हरी झंडी दे दे तो और भी लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के। अब यह भी खबर है कि अभी तकरीबन दर्जन भर लोग और हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो यानी कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं और अब उपचुनाव से पहले ये एक और बड़ा झटका, क्योंकि उपचुनाव से कांग्रेस को उम्मीद है और कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और एक बार फिर से कांग्रेस वापस आएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन एक और झटका, प्रद्युम्न लोधी जो कि अब शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा भी उनका स्वीकार कर लिया गया है और अब प्रद्युम्न लोधी के इस्तीफे के बाद 9 सीट बची हैं कांग्रेस के पास। पहले 10 थी और आशीष अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, लगातार झटके पे झटका कांग्रेस को दिए जा रही है बीजेपी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार झटके पे झटके कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में मिल रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि इस टूट को सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित ना देखें। अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान 2-3 दिन से खबरों में है, महाराष्ट्र में टूटन की बात चलती ही रहती है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी गए, उससे पहले पूर्वोत्तर में हेमंत विश्वकर्मा गए। तो ये कोई मध्य प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश का विषय है और इसके कारणों में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ गलत निकालते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस एक नेता आधारित दल है और इसमें जब जब कांग्रेस का नेता कमजोर होता है और कांग्रेस के हाथों से केंद्र की सत्ता छूटती है तो कांग्रेस राज्यों में टूटती जाती है। 67 में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, 77 में देवराज हंस और बाबू जगजीवन राम, 92 में शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और वर्तमान का मैंने आपको लिस्ट दी। तो ये बड़ा ही एक स्वाभाविक विषय है। कांग्रेस टूटेगी और अभी और टूटेगी, टूटती रहेगी जब तक राहुल गांधी को बैंकॉक या इटली पर परमानेंटली नहीं भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो राहुल गांधी की बात हो गई, लेकिन
अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि एक सवाल जो भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। और भूपेंद्र जी ने कल भी कहा था कि भाई जनादेश नहीं है, ये जनता ने जो फैसला किया उसको नकारा जा रहा है। भूपेंद्र जी। निश्चित रूप से, और मैं आपसे कह रहा हूं ये देश के लिए चिंता की बात है कि आज भारतीय कारपोरेट और जो है अनैतिक धन से मिलकर देश की सरकारें खरीदी जा रही हैं। कल जब विदेशी कारपोरेट आकर इन सरकारों को खरीदेंगे तो ये सारे लोग गुलामों की तरह खुद हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये देश को गुलामी की तरफ धकेलने का एक षड्यंत्र हो रहा है इस देश के अंदर। और ये देश ने जो 70 साल में एक परिपक्व किया लोकतंत्र, उसको जो है नष्ट करने की एक चाल है। और जहां तक बुंदेलखंड के विकास पर जो भाषण दिए गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। 15 साल इस प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। क्या प्रद्युम्न सिंह जी ये नहीं जानते हैं कि उन 15 सालों में क्या हुआ? उन 15 सालों में बुंदेलखंड पैकेज को लूटा गया। उन 15 सालों में 1200 नल जल योजनाएं बलिदान कर दी गई, जिनमें पानी की एक बूंद नहीं है। उस बुंदेलखंड का पलायन जो है, आज कितने लोग बुंदेलखंड वापस लौट कर आए हैं? लाखों लोग। उन पलायन को 15 साल में जब नहीं रोका जा सका तो ये कौन सा विकास कर देंगे? आज वो बंदर हीरा खदान की बात कर रहे थे। क्या मध्य प्रदेश के लोगों को याद नहीं है किस तरह से रियो टिंटो हमारे हीरे खोदकर और लूटकर यहाँ से गया था? ये बातें धोखे की बातें हैं, समझाने की बातें हैं। इतना मासूम कोई नहीं है कि जो है विकास के लिए जो है विकास की बातें करके जो है, सबसे आसान है आजकल विकास की चर्चा करना, क्योंकि विकास की चर्चा में जो है बहुत आसान होता है गाड़ी को पलटाना। कभी भी गाड़ी पलटा लो, काम खत्म है। तो ये जो है नुकसान, भूपेंद्र जी, कितना नुकसान अब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रभुत्व है बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न लोधी का। देखिए ये सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कांग्रेस को क्या नुकसान हो रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्र को कितना नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि देश की राजनीति को, एक परिपक्व लोकतंत्र को कितनी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। महत्वपूर्ण ये है कि जनता के हाथ में जो एक छोटी सी शक्ति है सरकार बनाने की और गिराने की, उसको कितना नुकसान पहुंचा रही है लोग। कांग्रेस तो जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, एक बिंदु है। वो जो है समूचा राष्ट्र थोड़ी है। समूचे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की चेष्टाएं हो रही हैं, और कितनी खुशी के साथ, कितनी जो है गदगद होकर लोग ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कल भी होगा, परसों भी होगा। अभी तो ये इसी बात पे मैं आ रही थी भूपेंद्र जी। अभी तो ये कहना है बीजेपी का कि कभी करीब दर्जन भर ऐसे हैं लोग जो बीजेपी में आ सकते हैं। आशीष जी, अभी और भी लोगों का आना बाकी है, सस्पेंस है क्या अभी और? देखिए, सबसे पहले तो कुछ तकनीकी खामी है। मैं भूपेंद्र जी का एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा हूं, तो कृपया अपनी तकनीकी टीम को बोलिए कि कम से कम मुझे उनकी आवाज सुनने को मिले। दूसरा विषय मैंने दोबारा बताया कि देखिए, डूबते हुए जहाज से लोग निकलते हैं, ये कोई शोध का विषय नहीं है, कोई घोर आश्चर्य का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज है। 15 माह चली जो एक किस्मत से इनको सरकार मिली थी, क्योंकि जनाधार तो था नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक वॉक थ्रू दे दिया कि जाइए आप बनाइए, तो उन्होंने बैसाखियों पे टिकी हुई एक सरकार चलाई जो काफी कुप्रथाओं से चली, जिसमें दुर्भावनाएं थी, जिसमें अत्याचार था, अनाचार था, और वो अब गिर गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अब जानते हैं कि कांग्रेस जब जब आएगी, एक तो विकास की राजनीति नहीं करेगी, जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, और अब उनका कोई जो फ्यूचर है अब इस दल के साथ नहीं है। इसलिए कांग्रेस की लोग और टूटेंगे, विधायक होंगे, नेता होंगे, जिलाध्यक्ष मतलब संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी की विकासवाद और राष्ट्रवाद की नीतियों से समर्थन होकर आएंगे। आशीष जी, मतलब संपर्क में हम किसी से संपर्क नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, सतत जनसंपर्क में रहती है। इसमें चाहे कोई दूसरी पार्टी का नेता हो, वो भी संपर्क में रहता है, और वो हमारे अंत्योदय की नीति को स्वीकारते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो दोनों हाथ खोल के हमारा उसका स्वागत है। जी, आप कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। भूपेंद्र जी, क्या ऐसा है या अभी उपचुनाव होने बाकी हैं? उन्होंने इनको जो है ये जो है ये जो लोग देश को नहीं समझते, लोकतंत्र को नहीं समझते, जो लोग उसकी प्रक्रिया को नहीं समझते, उनको विद्वान बन के आकर इस तरह की बातें करेंगे ही वो तो ये तो आपको समझना है कि वो जो कह रहे हैं वो कितना यथार्थपरक है या विचारणीय है भी कि नहीं है। अब जो है इन बातों पर जो है कोई वक्तव्य थोड़ी होता है। ये तो वो एक वैसी चीज है कि
जिन लोगों को दिखाई पड़ रहा है, जिन्होंने देश का पुनर्जागरण देखा है, जिन्होंने देश का पुनर्निर्माण देखा है, जिन्होंने देश को जो है भुखमरी से लेकर जो है और एक महान राष्ट्र के रूप में खड़े होते देखा है, उन्हें दिखाई पड़ रहा है खतरा। जो लोग जो है एक बने बनाए देश को लूटने निकले हैं, उन्हें इस सब बातों से क्या लेना देना है और वो इसकी चिंता क्यों करेंगे? एक बने बनाए राष्ट्र को लूटने निकले हैं लोग और उसको लूट रहे हैं अपनी अपने तरीके से। उसमें जो है सरकारों की खरीद फरोख्त भी शामिल है, उसमें जो है जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त भी शामिल है। कितनी चिंता की बात कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ऐसा यहाँ तो अभी तो सिर्फ प्रद्युम्न लोधी गए हैं, उससे पहले जो हुआ वो सबको पता है। लेकिन भूपेंद्र जी, राजस्थान में भी अभी जो कुछ हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा, वो भी समझ में आ रहा होगा। चिंता की बात तो है कांग्रेस के लिए, भूपेंद्र जी? ये देश के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस तो एक हिस्सा है, जनता देख रही है। ये जनता पर हमला हो रहा है, ये कांग्रेस अकेले पर हमला थोड़ी हो रहा है। कांग्रेस तो एक हिस्सा है उसका, और हमारी जगह कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती थी। ये देश पर हमला हो रहा है, देश की जनता के अधिकार पर हमला हो रहा है, संविधान की अस्मिता पर हमला हो रहा है। ये तो वहां सोचने की बात है। ये छोटी सी बात तो कांग्रेस तक सीमित थोड़ी है। कांग्रेस उसका एक हिस्सा है। निश्चित रूप से जब कहीं पर हानि होगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, कांग्रेस भी उसका शिकार हो। आशीष जी, क्या लगता है कितना नुकसान प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी में आने से कांग्रेस को होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले अगर एक कार्यकर्ता जाता है, एक विधायक जाता है, तो उसके साथ कम से कम एक विश्वास जाता है, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास जाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व उस विधायक की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। एक बात सबसे पहले तो ये जो एक परिवार के जो दरबारी जो चैनलों पे चिल्लाते हैं ना, जो बिल्कुल सुसंस्कृत नहीं होते और कुछ भी कहने लगते हैं, तो सबसे पहले समझे कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस पर अटैक होगा तो वो देश के संविधान पे अटैक नहीं है, देश की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ है जो कांग्रेस खुद कर रही है। दूसरा विषय, जब इनके मुंह से बिका हुआ और कुछ इस तरह के शब्द जब सुने जाते हैं तो मुझे वो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है याद आता है। जिस पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट हो, जिस पार्टी का धंधा चंदे का धंधा हो, जिस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल एमओयू साइन करके ऑफिशियली राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख लेके अपनी आस्थाओं को बेच दिया हो, वो दूसरी पार्टियों को इस नजर से देखेगी, ऐसा हो सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अरे सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आप जवाब दीजिएगा। हेमंत विश्वकर्मा ने जब क्यों कहा था कि राहुल गांधी के कारण छोड़ रहे हैं, राहुल गांधी के कारण छोड़ रहे हैं कि वो कुत्ते को खिलाने गए थे? जवाब क्यों ले लीजिएगा? ये देश का सौदा करके आए हैं। इनने जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल एमओयू आपने किया या मेरे दल ने किया? आप मुझे एक चीज बता दीजिए। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल एमओयू में उमा भारती पहले भी नाराज हुई थी कि कोई भी लोधी नहीं है मंत्रिमंडल में। अब क्या मंत्री बनाया जाएगा? आज कहा जा रहा है कि अभी सीएम ने फिर कहा कि आज ही बंटवारा होगा, आज ही लिस्ट सूची आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। तो क्या अब मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जाएगी? और दूसरी बात, उमा भारती रूठी हुई थी, उनको मनाना भी जरूरी था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई रूठता है ना मनाता है, क्योंकि जब गंतव्य एक होते हैं तो मंतव्य तो एक हो ही जाते हैं। दूसरा विषय, मंत्री किसको बनाना है, क्या पोर्टफोलियो मिलना है, ये सीएम का विषय है। और जो लोग अतिशीघ्रता पे सवाल उठाते हैं, मैं उनको फिर कांग्रेस को बोलूंगा, पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लें, पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लें, नेता प्रतिपक्ष चुन लें, तब सवाल उठाएं। दूसरी बात, ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है न्यूज 18, तो यहां पर कुछ भी सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेसी प्रवक्ता ना बोले। मेरे बड़े भाई है, बड़ा आदर करता हूं, जब भी बोले तथ्य परक बोले और सुसंस्कृत भाषा से बात करें। भूपेंद्र जी, ये आपका चैनल बहुत ही सुसंस्कृत चैनल है, इनने सर्टिफिकेट दे दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। और सुसंस्कृत चैनल पर ये लोग क्या क्या बोलते हैं ये आपको पता है, आप कभी भी पलट के इनकी डिबेटें सुन लीजिए। आप अपने लिए तो ले लो भाई साहब। आप चुप रहिए, आप पहले आप बात कहने दीजिए मुझे, मैंने आपको नहीं टोका, समझ रहे हैं आप? जी जी, मैंने ये जो है मुख्यमंत्री हैं इनके, श्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि हमने जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और हमें बड़ी समानता है और हम मिलकर समाज सेवा के काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने वहां जाकर ट्रेनिंग ली, 11 दौरे किए हैं,
और ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने अपने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक और उनकी उसी के आधार पे ट्रेनिंग की है, उसके इंडक्शन कोर्स चलाए। ये जो ढोंग है, ये जो स्वांग रचाते हैं ये देश प्रेम का, इनका पाखंड जो है उजागर है देश के सामने। कोई ये पब्लिक डोमेन में है चीजें, इनके सैकड़ों जो है, इनके जितने नेता हैं उनकी तस्वीरों से लेके उनके सारे ट्वीट और सब है पब्लिक डोमेन में है। हम लोग भी उन्हें उजागर करेंगे। चलिए, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, इसकी बातें बड़ी लोकसभा चुनाव में बहुत हो रही थी और उसका फायदा मिला भी, नुकसान भी हुआ, ये बातें तभी हो रही थी। लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी, ये तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं प्रबंधन में कमी थी कि आज कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं? देखिए, आप समस्या यही है क्या, जो है प्रबंधन ही राजनीति है क्या मात्र? और अगर यही है तो ये नुकसान होगा तो कल फायदा भी होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। कितने दिन अभी नाई कितने बाल सामने आ जाएंगे, ये जनता को तो फेस करेंगे ना। मूल सर्वोपरि लोकतंत्र में जनता है और इनके काले चेहरे जनता बेनकाब करेगी इनको। अभी इन्हें आने दीजिए मैदान में, उसी से बचने की भी तैयारी है। कैसे जो है कोरोना तक से इनकी सेटिंग हो गई कि वो कुछ खास क्षेत्रों में जहाँ चुनाव है वहीं कोरोना बढ़ने लग गया अचानक। ये घबराए हुए लोग। अभी तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाने चाहिए। ये भी अभी कांग्रेस को डर है कि कहीं ये चाहते हैं पोस्टपोन करना, इसलिए तो ये सारी नौटंकियां चल रही हैं। हर तरीके से जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिस्टम को, व्यवस्था को, सिस्टम पर हमले करते हैं। आशीष जी, अब चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि अब चुनाव होंगे तो ये जो जनाधार मिल रहा है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता होगी या पहले कांग्रेस की वजह से वहां वोट जाते थे? ये चुनौती होगी। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व है, तो हमारे यहाँ तो जब जीत का श्रेय सामूहिक नेतृत्व को दिया जाता है, तो अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो भी सामूहिक नेतृत्व होता है। बाकी ये जो उपचुनाव है, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव 3 विषयों पे लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। या तो आपके पास कोई एक नेता हो जिसकी जनप्रियता हो, जन लोकप्रियता हो, वो कांग्रेस के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रूप में है, माननीय शिवराज जी के रूप में है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के रूप में, और ऐसे कई नेता हमारे पास हैं। उसके बाद संगठन की शक्ति अगर इस देश में किसी ने अगर बताई है, जिसका सब लोगों ने लोहा माना है, बूथ कार्यकर्ता तक, पन्ना प्रमुख तक, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो है नहीं। और उसके बाद योग्य उम्मीदवार, तो मैंने तो दोबारा दोहराता हूं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज से ना योग्य उम्मीदवार मिलेंगे और ना कर्मठ कार्यकर्ता। तो कांग्रेस का रिजल्ट तो चुनाव में जाने से पहले ही मैं डिक्लेयर कर देता हूं। दूसरा विषय, देखिए कांग्रेस ही भ्रम फैलाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के भी लोग चाइना गए। अरे देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट तो चाइना के अलावा सारे देशों से होता है, परंतु ये पार्टी टू पार्टी कांटेक्ट कहां से होने लगा? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की कांग्रेस पार्टी से करार करके 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए। बताएं क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा उदाहरण मिलेगा? उदाहरण के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अपने पिताजी दामोदर दास मोदी जी के नाम से अगर कोई फाउंडेशन बनाते हैं और उस पर चंदा लेंगे तो आपत्ति ये करेंगे नहीं करेंगे? तो राजीव गांधी फाउंडेशन से जो चीन को चंदा लिया गया वो किस कारण लिया गया, ये देश जानना चाहता है, जो कांग्रेस आज तक नहीं बताती। और उसके बाद क्या होता है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उस समय जो मंत्री थे, उन्होंने आयात कम किया और इस देश के साथ धोखा दिया। तो गद्दार ये है, गद्दार इनकी पार्टी है। इसलिए ये स्पष्टीकरण दे। भूपेंद्र जी कुछ जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए भूपेंद्र जी। विवेकानंद फाउंडेशन ने जो चीन से चंदा लिया है, संघ ने इसका जवाब दिया है। जो चंदा जो है जयशंकर के, एस जयशंकर आपके विदेश मंत्री के लड़के ने लिया है, उसका आपने जवाब दिया है। देखिए आपने चीन से लिया, अब आप आगे ना कुतर। मैं लगातार इसकी समीक्षा करूंगा। अभी हमने तेजी से काम प्रारंभ किया है, लेकिन तेजी से काम करना भी है और कोई वंचित ना रहे इसकी कोशिश भी करना है। मैंने राज्य सरकार ने ग्रामीण जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है, जो कस्बों में जिनके पास नगर पंचायत और नगर पालिका नहीं है, वहां काम करते हैं, उनके लिए एक अलग योजना बनाई है। उसमें भी 10,000 रुपया देंगे, उसकी गारंटी हम देंगे और ब्याज का भुगतान हम करेंगे। ये प्रयास इसलिए
कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, कोई भूखा ना रह पाए, किसी के बच्चे बिना पढ़े लिखे ना रह पाए, और छोटा व्यापार शुरू करके इससे हम लगातार अपने बिजनेस को, अपने छोटे काम धंधे को बड़ा करते जाएं और एक दिन स्थापित व्यापारी बन जाएं। मेरी आप सब भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरा आग्रह इंप्लीमेंट करने वाले विभाग से, अधिकारियों से, कि इसमें कोई परेशानी ना हो हितग्राहियों को। ये गरीब भाई बहन है, सरकार इन्हीं के लिए, इसलिए भरपूर सहयोग करना है। कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। शिकायत अगर कोई आए तो मैं गंभीर कार्रवाई करूंगा। जो 8 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि सब तक ये राशि पहुंच जाए ऋण के रूप में और सबके काम धंधे प्रारंभ हो जाएं। मुझे खुशी है कि अभी हम पहले स्थान पर 15,600 ऋणों में से 15 करोड़ 50 लाख की, 15,500 में 15 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत हो गई है। लेकिन अभी काफी लोगों की करनी, इसलिए तेजी से काम करें। बीच बीच में समीक्षा करता रहूंगा और जिन्हें आवेदन किए हैं उन सब हितग्राही भाइयों और बहनों से मेरा कहना है कि बिना किसी परेशानी को आपको ये राशि दी जाएगी। कोई दिक्कत आए तो आप सीधे मुझे शिकायत कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रोजगार की गाड़ी फिर चल निकले और बच्चों की जिंदगी में कोई अभाव ना रहे, इसके लिए मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा। गरीबों के लिए और भी अनेकों योजना है, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। संबल योजना के जो पात्र हितग्राही वो संबल का लाभ उठा सकते हैं। निःशुल्क राशन लगातार दे ही रहे हैं हम। कोविड काल में कई नई श्रेणियां उसमें हमने जोड़ दी थी, तो बाकी सुविधाओं का भी आप लाभ उठाएं। मैं आपके लिए हूं, या सरकार आपके लिए, और ये पूरा सिस्टम आपके लिए बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करेंगे। आपका काम धंधा सफल हो और दिन दूना बढ़े, उसके लिए आप भी मेहनत करें और मैं भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अनूपपुर से श्रीमती पूजा सिंह राठौर हैं। जी सर, अनूपपुर से हैं सर। मैडम आपको अवगत कराएंगे सर। क्या करती थी पूजा बेटी? जी मामा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटी। जी मामा जी, पूजा सिंह राठौरी बोल रही हूँ। पूजा पहले क्या सिलाई का काम करते थे? बताओ। जी मामा जी, मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो बीच में क्या लॉकडाउन में काम बंद हो गया था? जी मामा जी, पूरी तरह बंद हो गए थे। जनवरी से मेरा कार्य शुरू हुआ था, 3 महीने ही चला कि लॉकडाउन हो गया। उसके चलते बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी, पूरा व्यवसाय ही बंद हो गया था। तो बीच में आपने क्या मास्क बनाने का काम शुरू किया था? जी मामा जी, मेरे को फ्री राशन भी मिला और मैंने मास्क बनाए, 200 मास्क बनाए, 22 रुपए मेरे खाते में भी मिले और मेरे को गैस भी फ्री मिला और जनधन खाते मेरे पैसे भी आए मेरे सासू माँ के खाते में 1500 रुपए। अच्छा अच्छा। और अब ये भी मिल गया आपको 10,000 रुपया व्यवसाय के लिए? जी मामा जी, अभी कल ही मिले हैं, अभी निकाली नहीं हूँ, कल निकाल लूंगी। अच्छा, कल निकाल के बेटी फिर से और अच्छे से काम शुरू करो। जी मामा जी, बहुत बड़ा सहारा मिला मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं बेटी। जी मामा जी, खूब आगे बढ़ो। जी। आगर मालवा से पंकज यादव जी। पंकज, आगर मालवा। हाँ सर,
नमस्कार। आवाज आ रही? हाँ आ रही। कैसे हैं पंकज जी? बढ़िया। और क्या काम करते थे आप लॉकडाउन के पहले? लॉकडाउन के पहले में ठेले पे मनिहारी का काम करता था, धंधा करता था। मनिहारी का? हाँ जी। फिर लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन में जो कोरोना का ये आई समस्या, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया था मामला। अब फिर से काम चालू हो गया? हाँ, फिर से आपने जो 10,000 रुपए का फोन नगर पालिका का दिलवाया ना सर मामा जी, उससे मेरा काम चालू हो गया है। लोन अभी खाते में आ गया? आपने निकाला या अभी नहीं निकाला? निकाल लिया और उसका माल भी लिया है सर। काम धंधा चल पड़ा फिर से? हाँ, फिर चालू कर दिया। बहुत बधाई आपको, अच्छा काम धंधा चले, बच्चे सुखी रहे हमेशा। आपको भी धन्यवाद। तय दिल से 10,000 रुपए दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया काम धंधा चल रहा है और इससे आगे बढ़ाएं। और जी जी धन्यवाद पंकज जी। भोपाल से संतोष जोशी। हेलो, नमस्ते मामा जी। पंकज, हाँ संतोष, कैसे हो? बढ़िया है सर। क्या सब्जी का ठेला लगाते थे? हाँ, सब्जी का ठेला लगाते थे। फिर लॉकडाउन में क्या नहीं चला काम? नहीं चला। अब ये पैसे मिल गए कि नहीं अभी? हाँ सर, मिल गए, अभी आ गए अकाउंट में। आज बैंक में आए होंगे जी। तो अब क्या सब्जी के काम सब्जी का ही काम करोगे और कुछ? नहीं, सब्जी का चलेगा सर, सब्जी का चल रहा है। तो सब्जी में एक दिन में कितने की खरीद के बेचनी पड़ती है? लगभग कितने पैसे लग जाते हैं खरीदने में? खरीदने सर तो खरीदने को तो 2-3 हजार रुपए लग जाते, पर क्या है कि बचत 200-300 रुपए हो जाती है। 2-3 हजार लगा के 200-300 की बचत हो जाती है जी। उसमें नुकसान भी होता है। हाँ, लेकिन अब ये 10,000 से तो अच्छा चल जाएगा ना काम अपना सब्जी का? हाँ सर, अच्छा चल जाएगा। सरकार ने बहुत अच्छा करा है मेरे को देके। बहुत बधाई आप, अच्छे से चलाओ भैया। आपको भी बधाई सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सरकार मदद करा बहुत अच्छा समय पे। चलिए ठीक है भैया। गोपाल है भिंड से। हाँ जी मामा जी, बोलो। जी मामा जी, राम राम। राम राम गोपाल, कैसे हो भैया? बढ़िया है मामा जी। क्या करते थे लॉकडाउन के पहले? अरे मामा जी, सब्जी का काम करते थे, ठेला लगाते थे। फिर लॉकडाउन में क्या नुकसान हो गया? नुकसान क्या, चला ही नहीं, थोड़ा कभी खुलता कभी बंद रहता था। अच्छा। अब ये 10,000 रुपए मिल गए? हाँ मिल गए मामा जी। क्या सब्जी का ही काम करेंगे और कुछ करेंगे? नहीं, सब्जी के काम है अपना तो पुराना। एक दिन में कितने की बिक जाती भैया? बिक जाती है, बचत तो अपनी 300, 350, 400 रुपये हो जाती है बचत। और लग कितने जाते हैं रोज की खरीदने में? जैसे अपन 2,000 की सौदा भर के ले आते हैं अपन, तो बचत करके 300-400 बचे आते हैं। अब ये 10,000 से खूब सुविधा हो जाएगी ये। हाँ मामा जी, आपकी बहुत आशीर्वाद के तो अच्छा काम चलेगा सर। चलिए, मेरा आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं भी। अच्छा काम चलाओ भैया, परिवार चलाओ अच्छे से। जय राम जी की मामा जी। जय राम जी की। दतिया भांडेर से निशु चौधरी हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते, कैसे हो निशु? बढ़िया है मामा जी, नमस्ते। क्या काम धंधा है? नमस्ते, अपना काम धंधा क्या है? चाट का है सर। चाट का है मामा जी। अच्छा, चाट का। अब चाट फिर से चालू हो गई लॉकडाउन के बाद? हाँ मामा जी के आशीर्वाद से हो गई। अच्छा, तो चाट का काम चालू है, इसके लिए तो पैसे की जरूरत होगी आपको। हाँ, आपके द्वारा 10,000 का लोन मिला। मिल गया 10,000 का? हाँ मिल गया। अब इससे अच्छा चल जाएगा काम धंधा? हाँ चल जाएगा। तो ठीक है भैया। बच्चे कितने हैं आपके? सर हमारी शादी नहीं हुई अभी। अरे हुई नहीं अभी सर?
तो काम धंधा अच्छा काम धंधा अच्छा चलाओ और भगवान करे जल्दी शादी हो और हमारे भांजे भांजी भी आए। ठीक है, ठीक है मामा जी, हम आशीर्वाद देने आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देने आऊंगा। याद करना नहीं, भूल ही जाओ मुझे। जब भी आओ चाट खिलाएंगे आपको। ठीक है, चाट खाएंगे। लखन अहिरवार रायसेन। जी सर, इधर ऐसे बोलो मास्क उठा। जी सर नमस्ते लखन, क्या काम करते थे अभी? नमस्ते सर। नमस्ते सर, फ्रूट का ठेला लगाता हूँ। अच्छा। बीच में कैसा चला काम धंधा? लॉकडाउन में चल पाया कि बिल्कुल ही बंद हो गया था? बीच में सर परेशानी आई थोड़ी, लेकिन उनका हमने सामना करा और धैर्य से काम करा। थोड़ा कम धंधा हुआ, आमदनी भी कम हुई, लेकिन आज आपका पता पड़ा कि 10,000 की लोन मिल रही है और हमारे CMO साहब ने ऑनलाइन हमारा आवेदन भरवाया। आज हमारे अकाउंट में पैसे भी आ गए। अभी हमने निकाले नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। इतने में काम चल जाएगा ना अपना? हाँ सर जी। और भैया अच्छे से करना, और ये बिना ब्याज के, ये तो बिना ब्याज के साल भर में लौटाना, और लौटा दोगे तो 20,000 मिल जाएंगे। ठीक है जी सर जी। तो अपने काम धंधा चल पड़ेगा। जी सर, बस हमेशा खुश रहो। हैं जी सर जी, मैं तो पहले से ही खुश हूँ सर। जी सर। क्या फल बेचते हो ना? जी सर जी। बढ़िया। एक दिन में कितने का खरीदा पड़ता फल? सर मैं करीबन 4 से लेकर 10,000 का माल लाता हूँ। अच्छा। और लगभग 4,000 से लेकर 2-3 दिन में बिकता है? 4 दिन? हाँ सर, कुछ सेल होती है, कुछ माल भी रखा रहता है, रोज पूरा नहीं बिक पाता है, लेकिन जो खत्म हो जाता है वो मैं डबल से ले आता हूँ दूसरे रोज। अच्छा। चलो बहुत अच्छे भैया हैं सर। मंदसौर से जय कुमार। मंदसौर जय कुमार बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं जय कुमार बोल रहा हूँ मंदसौर। क्या करते थे भैया? क्या करते हो अभी? चाय की होटल है। चाय की दुकान है जी। क्या हाल है? अब आर्थिक तंगी तो नहीं है कि है? जी सर। तंगी तो नहीं है पैसे ही से की दुकान चलाने? सर तंगी तो थी, पर अभी वो आपकी योजना चली थी तो उससे लोन हुआ और वो हमने करवाया। 10,000 रुपये आ गए? जी सर आ गए। उससे हमें काफी बांधाई भी आई थी, वो भी हमने पूरी करी और लोन मिला, उससे हमने करा। चलो अब इसमें कोई ब्याज नहीं देना आपको है? बिना ब्याज के यही सरकार ब्याज भरेगी? हाँ सर, इसकी बहुत हमें खुशी है कि जिसका ब्याज हमें आप लोग भर रहे हो और हमें खाली पैसा मिल रहा है। और यही पैसा साल भर में जितना का जितना लौटा दिया तो अगले साल दुगने मिल जाएंगे। जी ठीक है, खूब आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं। ग्वालियर डबरा से भरत साहू। कैसे हो भरत? हाँ सर ठीक हूँ, बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या काम करते थे अभी तक? सर चाट का ठेला लगाते हैं सर। तो अभी काम धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी चालू किया है थोड़ा, लेकिन लॉकडाउन में तो बंद रहा है सर। अभी लेकिन चल पड़ा? हाँ चल पड़ा है अभी। पैसे की व्यवस्था हो गई है? 10,000 रुपए की PM स्वनिधि की? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा किया, आपने 10,000 रुपये भेज दिए हैं, उससे और व्यवस्था बन गई है अपनी। तो बैंक में पहुंच गया पैसा? हाँ आ गया सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई। तो इससे अच्छे से काम धंधा चालू करो भैया। है ओके सर, आपका बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। श्रीमती पिंकी बाथम। कहाँ से पिंकी? नमस्ते।
बोलो श्रीमती पिंकी पिंकी मुरैना से पिंकी। नमस्ते। नाम पिंकी है। अच्छा 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 पिंकी नाम। अच्छा कल गया था मुरैना। हाँ इंतजार बोलो। हाँ सर। लेकिन वो लॉकडाउन के कारण कोई मिल नहीं पाए थे। हाँ। क्या काम धंधा क्या है आपका भैया? सर पाव भाजी का ठेला खाता हूँ मैं। पाव भाजी का ठेला? हाँ। अभी तो दिक्कत में होगी थोड़ा। हाँ दिक्कत थी। कर्फ्यू तो। अब काम धंधे के लिए पैसे की जरूरत होगी ना? हाँ बिल्कुल। तो ये पैसा मिला कि नहीं स्वनिधि वाला? हाँ मिल गया। अभी बैंक में आया है, आप निकाल लिया आपने? निकाल लिया मैंने। काम यही करोगे पाव भाजी? नहीं अब तो फल का ठेला लगा रहा हूँ और सब्जी वगैरह का। फल सब्जी क्या लगा रहा हूँ? हाँ। अच्छा लागत काय में आती? पाव भाजी में ज्यादा आती कि फल वाले में ज्यादा? नहीं उसमें आती है पाव भाजी में। पाव भाजी में? जी। लेकिन अब फल का लगाओगे आप? हाँ। ठीक है भैया, अच्छे से काम करो। ये बिना ब्याज का ऋण है, गारंटी भी सरकार ने ली है। हाँ। और इसको रेगुलर लौटाओगे तो अगले साल 20,000 फिर मिल जाएगा। नमस्ते मामा जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप मुरैना से बिट्टू राठौर भी है? हाँ सर। क्या हाल है बिट्टू जी? जय श्री कृष्ण मामा जी। जय श्री कृष्ण। आप पूरी तैयारी से हो? लॉकडाउन की वो कोरोना की है, दस्ताने वस्ताने ये जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। मामा जी हर महीने जाते थे, अब तो बिल्कुल बैठे रह गए। हाँ हाँ सही बात है। और पहले पोहा का ठेला लगाते थे, पोहा का भी बंद हो गया है। हाँ। तो बहुत परेशानी आ रही है। आगे क्या करना है? अब तो जो है आपकी मतलब योजना का 10,000 रुपये मिल गए, उससे फल सब्जी कुछ भरेंगे, उससे मतलब काम चलाएंगे। ठीक है, फल सब्जी भी अच्छा भैया, अगर चल जाए तो फल सब्जी में भी कोई बुराई नहीं। और पोहे का भी चल जाए तो पोहे का भी। पोहे में कितने कमा लेते थे? पोहे में कमा लेते 300-400 रुपया, और इसमें भी 250-300 रुपये। हाँ 250-300 रुपये मिल जाता है सब्जी में। हाँ सर। पोहे में क्या कोई दिक्कत आ गई? क्यों बंद कर रहे हो? अब पोहे का लगने नहीं दे रहे ना, पूरे मुरैना लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन के। हाँ गली वगैरह सब बंद है। अच्छा। तो खाने पीने के आइटम पर तो सभी पाबंदी ज्यादा है सर। एक सब्जी फिर कैसे बेचते? गली में चले जाते? नहीं सर, गली गली बंद हो रही है, फिर उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। गली गली बंद है सब, तो किसी किसी गली खुली होती है उसमें बेचे आते हैं। अच्छा। कोई गली बंद है उसमें लौटे आते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ लेकिन ये थोड़े दिन के लिए कोरोना के कारण थोड़ा वहां फैल गया था ज्यादा मुरैना में। मुरैना में बहुत ज्यादा हालत खराब है। हाँ बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैं कल देखने भी गया था। हाँ मामा जी कल आप आए तो थे। हाँ। अब भैया इन पैसों से शुरू करना काम धंधा नए सिरे से, और लॉकडाउन तो खुल जाएगा। हाँ अब वो फल सब्जी भर लिया, उससे कारोबार सही चलने लगा धीरे धीरे। क्या है कि घर पे परिवार फैमिली भी बड़ा है, माता पिता हैं, 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम दोनों हैं, तो गुजारा चल रहा है धीरे धीरे। चलिए थोड़े दिन में लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, तब स्थिति ठीक हो जाएगी। देखो आशीर्वाद है आपका। हाँ नहीं मैं तो सदैव साथ हूँ, भगवान करे अच्छा काम धंधा चले और आप लोग खूब आगे बढ़े। राशन भी मिल गया आपकी कृपा से, 3 महीने का राशन भी मिल गया है। अच्छा राशन मिल गया? जून का मिला कि नहीं अभी? हाँ मिल गया, तीनों मिल गया। मिल गया? पैसे तो नहीं लिए? निःशुल्क मिला है ना? नहीं पैसे वैसे नहीं दिए। हाँ वही देख रहे हैं, जब निःशुल्क भेज रहे हैं। हाँ और सिलेंडर भी मिल गया है, और गैस उसके पैसे भी आ गए हैं, मैसेज के खाते में पैसे भी आ गए हैं। हाँ वो कोशिश तो यही है कि संकट के समय दिक्कत ना हो, अपनी जिंदगी ठीक से चले। हाँ बीच में तो बहुत दिक्कत आई थी, अब आपकी कृपा से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब लाइन पे गाड़ी आ रही है। नहीं थोड़े दिन में बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं सब मुरैना वासियों को भी, और जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़े उससे मैं बात कर पाया, और बाकी लोगों ने मुझे अलग अलग फेसबुक के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से या टीवी के माध्यम से देखा होगा। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, ताकि आपकी जिंदगी को हम आसान बना सकें
और बच्चों की जिंदगी बेहतर चल सके, उनकी पढ़ाई लिखाई ढंग से बेहतर हो पाए। सरकार बिल्कुल सदैव आपके साथ है और मेरी सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं। इस निधि से, इस राशि से अपना काम धंधा फिर से शुरू कीजिए और बीच बीच में मैं इसकी मॉनिटरिंग भी करूंगा और आपसे चर्चा भी करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है, बढ़िया चलता है। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ उन्होंने बात की। 10-10 हज़ार रुपये का लोन उनको दिया है ताकि वो नए सिरे से अपना काम शुरू कर सके और लोगों से उन्होंने बात भी की, जाना कि क्या हाल है उनका, भी क्या करेंगे वो इन पैसों का। ये तमाम बातें जानी है शिवराज सिंह चौहान ने। और 10-10 हज़ार का लोन सरकार दे रही है जिसका ब्याज भी सरकार भरेगी और गारंटी भी सरकार दे रही है ताकि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते जिन जिन लोगों को परेशानी हुई है, स्ट्रीट वेंडर्स जिनके काम में परेशानी आई है, जिनको रोजी रोटी की दिक्कत जिनके सामने है, उनको वो दिक्कत ना हो। तो अभी सभी लोगों से उन्होंने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जाना है कि किसको क्या समस्या है और इन पैसों का वो क्या करेंगे। उसमें भी 10,000 रुपया देंगे, उसकी गारंटी हम देंगे और ब्याज का भुगतान हम करेंगे। ये प्रयास इसलिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, कोई भूखा ना रह पाए, किसी के बच्चे बिना पढ़े लिखे ना रह पाए और छोटा व्यापार शुरू करके इससे हम लगातार अपने बिजनेस को, अपने छोटे काम धंधे को बड़ा करते जाएं और एक दिन स्थापित व्यापारी बन जाएं। मेरी आप सब भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरा आग्रह इंप्लीमेंट करने वाले विभाग से, अधिकारियों से कि इसमें कोई परेशानी ना हो हितग्राहियों को। ये गरीब भाई बहन है, सरकार इन्हीं के लिए, इसलिए भरपूर सहयोग करना है। कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। शिकायत अगर कोई आए तो मैं गंभीर कार्रवाई करूंगा। जो 8 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमारी कोशिश होगी कि सब तक ये राशि पहुंच जाए ऋण के रूप में और सबके काम धंधे प्रारंभ हो जाएं। मुझे खुशी है कि अभी हम पहले स्थान पर 15,600 ऋण प्रकरणों में से 15 करोड़ 50 लाख की 15,500 में 15 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत हो गई है। लेकिन अभी काफी लोगों की करनी, इसलिए तेजी से काम करें। बीच बीच में समीक्षा करता रहूंगा और जिन्हें आवेदन किए हैं उन सब हितग्राही भाइयों और बहनों से मेरा कहना है कि बिना किसी परेशानी को आपको ये राशि दी जाएगी। कोई दिक्कत आए तो आप सीधे मुझे शिकायत कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रोजगार की गाड़ी फिर चल निकले और बच्चों की जिंदगी में कोई अभाव ना रहे, इसके लिए मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा। गरीबों के लिए और भी अनेकों योजना है, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। संबल योजना के जो पात्र हितग्राही वो संबल का लाभ उठा सकते हैं। निःशुल्क राशन लगातार दे ही रहे हैं हम। कोविड काल में कई नई श्रेणियां उसमें हमने जोड़ दी थी, तो बाकी सुविधाओं का भी आप लाभ उठाएं। मैं आपके लिए हूं या सरकार आपके लिए, और ये पूरा सिस्टम आपके लिए बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करेंगे। आपका काम धंधा सफल हो और दिन दूना बढ़े,
उसके लिए आप भी मेहनत करें और मैं भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अनूपपुर से श्रीमती पूजा सिंह राठौर हैं। जी सर, अनूपपुर से हैं सर। मैडम आपको अवगत कराएंगे सर। क्या करती थी पूजा बेटी? जी मामा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटी। जी मामा जी, पूजा सिंह राठौर ही बोल रही हूँ। पूजा पहले क्या सिलाई का काम करती थी? बताओ। जी मामा जी, मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो बीच में क्या लॉकडाउन में काम बंद हो गया था? जी मामा जी, पूरी तरह बंद हो गए थे। जनवरी से मेरा कार्य शुरू हुआ था, 3 महीने ही चला कि लॉकडाउन हो गया। उसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, पूरा व्यवसाय ही बंद हो गया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल हो गए, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। प्रहलाद लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हमारे साथ बात करने के लिए प्रहलाद लोधी जी, आप क्या वजह रही कि आप बीजेपी में शामिल? कोई वजह नहीं, विकास मुख्य वजह है। क्षेत्र का विकास, बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड विकास से अधूरा है, उसके विकास के लिए भाजपा ही ऐसी पार्टी थी। माननीय शिवराज जी, माननीय उमा जी के नेतृत्व में पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, वो मेरी धारणा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तब आपकी बात नहीं सुनी गई क्या? मैं जब भी बजट सेशन होता, उसके पहले जब भी वो होता, वो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र, अभी वहाँ करीब 20,000 लोगों का पलायन हुआ था। अभी जो लोग वापस आए हैं, आप वहाँ की स्थिति देखेंगे तो बुंदेलखंड की बड़ी भयावह स्थिति है। किसी प्रकार के संसाधन, पानी के संसाधन, आज वहाँ का 5 एकड़ किसान जो है वो मजदूर है। यदि ये सिंचाई परियोजना हो जाएगी तो किसान राजा हो जाएगा, मजदूर की जगह वो किसान बन जाएगा, राजा हो जाएगा। 1700 हेक्टेयर भूमि से जाएगी इस परियोजना से। तो आपको ये परियोजना मंजूर कराने के अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दे दी। विकास के लिए सब कुछ कुर्बान, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। कहा जा रहा है कि आपको मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया है, इस वजह से आपने? कोई मंत्री, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माननीय उमा जी ने जो उनकी परियोजना छूट गई थी, उनको पूरा करने के लिए प्रद्युम्न सिंह जो हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि दरअसल जो विकास की बात थी वो पूरी नहीं थी, हो पा रही थी कांग्रेस की सरकार में। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन अब थाम लिया है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर जहां कोरोना ब्लास्ट, आज कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। सीआरपीएफ के 32 जवान संक्रमित हुए हैं। बड़ी संख्या में कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमित। रायपुर में पीड़ितों की संख्या 700 के करीब पहुंच चुकी है। तो कोरोना ब्लास्ट रायपुर में 50 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और आपको बता दें कि 32 इसमें से सीआरपीएफ के जवान हैं। 32 जवान सीआरपीएफ के भी संक्रमित हुए हैं। अब ये रायपुर में आंकड़ा पहुंच चुका है 700 के करीब। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, रोजाना बढ़ता जा रहा है। 8 लाख से ऊपर पूरे देश में ये आंकड़ा हो चुका है और अभी भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रायपुर की बात करें तो तकरीबन ये आंकड़ा 700 के आसपास पहुंच गया है और अब कुल मिलाकर अब आज 50 नए लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित, जिसमें से सीआरपीएफ के 32 जवान शामिल हैं। तो कोरोना ब्लास्ट आज रायपुर में हुआ है। 50 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और आपको बता दें कि 32 इसमें से सीआरपीएफ के जवान हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब टोटल जो संख्या है रायपुर में कोरोना पीड़ितों की वो 700 के करीब पहुंच गई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 50 लोग रायपुर में मिले हैं नए कोरोना पॉजिटिव
32 उसमें से सीआरपीएफ के जवान हैं। तो अब तक सिर्फ रायपुर में आंकड़ा 700 के पार। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में है। तो रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, थमने का नाम नहीं ले रहा है, 50 नए मरीज संक्रमित। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से लगातार संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है, आज भी राजधानी में 50 नए मरीजों की अब तक पुष्टि हुई है। और जो खबर निकल के आ रही है कि ये संख्या और भी बढ़ेगा देर शाम तक जब फाइनल रिपोर्ट आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 50 लोगों को संक्रमण हुआ है अभी तक, उनमें से 40 जो है वो सुरक्षा बल के जवान है, सीआरपीएफ के, उसमें 32 लोग हैं और बाकी अन्य है। तो अब समझा जा सकता है कि कोरोना के जो योद्धा है, जो धरातल पे रह के लगातार व्यवस्थाओं की बहाली के लिए काम करते हैं, वो भी संक्रमण की जद में आते जा रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम 4000 के करीब छत्तीसगढ़ में आंकड़े पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है कि कैसे इस पे नियंत्रण किया जाएगा, तब जबकि ये कहा गया था कि जुलाई के महीने में जो सर्वाधिक कोरोना का जो असर है जो वो देखने को मिलेगा। ऐसे में बड़ी चुनौती है। धरातल पे कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम इंतजाम जो है वो नाकाफी साबित हुए हैं अब तक, क्योंकि जिस तरह से रियायतों के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है, उस भीड़ के तहत तमाम व्यवस्थाओं को बहाल करना एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है। वाकई में ये बड़ी चुनौती है। और ये अब सीआरपीएफ के उसमें से 32 जवान, ये अपने आप में चिंता की बात है। और 700 के करीब रायपुर में ही कैसे रोकेगा ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इस समय बनी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरह से अनुमान लगाए गए थे, अब तैयारियां भी जिस तरह से की गई थी कि छत्तीसगढ़ में जब आंकड़े बढ़ेंगे उस समय स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कुछ किया जाएगा, मगर अब तक जो संक्रमण का दर है, जो आंकड़े हैं, वो बताने के लिए काफी है कि जितने भी इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम नाकाफी थे। और यही वजह है कि लगातार कोरोना के संक्रमण में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात जरूर है छत्तीसगढ़ के साथ कि रिकवरी रेट जो है वो 80% के करीब है, जो एक राहत भरी खबर है कि भले ही जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, लेकिन रोज जो है वो भी रिकवर होने वाले की भी संख्या बढ़ते जा रही है। लेकिन तमाम चीजों के बाद भी आंकड़े जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आंकड़े छत्तीसगढ़ में 4000 के करीब हो चुके हैं। तो ऐसे में कैसे इन आंकड़ों पे लगाम लगेगा, लोगों के मन में जो भय का माहौल अब दिखने लगा है कोरोना को लेके, वो कैसे दूर होगी और धरातल पे कैसे इंतजाम किए जाएंगे। क्योंकि आज भी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर बाजारों में भीड़ को रोकने की बात हो या फिर वाहन के परिचालन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हर किसी को एहतियात बरतनी है खुद के लिए, तभी शायद इस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त ब्रेक का चल रहा है।